गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आज आपके लिए हम लोग देखेंगे हिस्ट्री की क्लास। ठीक है, हिस्ट्री की टेस्ट करेंगे। टाइप 1 से रिलेटेड हम आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। और आज की जो क्लास में हम लोग देखेंगे 50 प्रश्न करेंगे और 50 प्रश्न में फ्रेंड्स लुसेंट के प्रश्न होंगे और एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो डेली हम लोगों की क्लास चल रही है लुसेंट और एनसीईआरटी से रिलेटेड मिक्स प्रश्न वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का जो होता है मेन मोटो होता है कि लुसेंट किताबों का हम लोग का अध्ययन करना, या लुसेंट किताब से जो हम लोग प्रश्न मिल जाएगा तो वो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो सारे विद्यार्थियों का यही लक्ष्य होता है, लुसेंट और एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है। आप लोग जितने भी साथी मित्र जो भी एग्जाम के पर्पज से उद्देश्य से तैयारी करें भाई, उनके लिए इंपॉर्टेंस है। तो यह क्लास आप लोग पूरा कंप्लीटली देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मध्यकालीन भारत और प्रारंभिक मध्यकाल जो भारत है इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में प्रश्न। यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, पहला प्रश्न यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है। तो भाई यहाँ पे अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है। अल हजाज गलत जाएगा फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी गलत जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम इज राइट आंसर फ्रेंड्स। यहाँ पे सही जाएगा सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के जो सेनापति थे उनका जो नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है फ्रेंड्स, डी सही जाएगा। इसके आगे देखेंगे फ्रेंड्स सेकंड प्रश्न। सेकंड जो प्रश्न है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर सीधा सी आंसर की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न। अगला जो फ्रेंड्स प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजदूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था फ्रेंड्स, अच्छा प्रश्न है। तो बघेल भीम को याद रख लीजिएगा, बघेल भीम का नाम याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये जो राजा थे मोहम्मद गौरी को पहली बार हराए थे। और ये जो प्रश्न आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है ना फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और प्लस में फ्रेंड्स लुसेंट के दोनों जो है मिक्स प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंस हो जाता है। और जो भी हम आप लोगों के लिए क्लास लेते हैं वह साथियों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें आप मेरी क्लास को डेली अटेंड कीजिए, डेली देखिए। आप लोगों की जो तैयारी है एनसीईआरटी और लुसेंट से बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए टाइप 1 से रिलेटेड कम से कम 300 से 350 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, उसी से प्लस भी हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइप है फ्रेंड्स एक चैप्टर से हिसाब से, तो बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ये तो अभी आप लोग का टेलर दिखा रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे सल्तनत काल। ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे मिक्स प्रश्नावली आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सल्तनत काल की बात करेंगे तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1206 ईस्वी में। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा 5 जो प्रश्न है कि अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था फ्रेंड्स, तो अजमेर में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा 6 प्रश्न। 6 जो प्रश्न है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। ये तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। और जो भी साथी अपना मकसद जो उनका मेन मोटो है तैयारी कर रहे हैं और प्रारंभिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस क्लासेस शुरू से ही हम करा रहे हैं, एकदम पूरा निचोड़ करा रहे हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रश्न आप लोगों के लिए करा रहे हैं, तो छूटेगा नहीं फ्रेंड्स। कभी भी एग्जामिनर प्रश्न देगा तो भाई छूटने वाला नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, कर लीजिएगा पूरा, तो आप लोग को हम गारंटी के साथ करें आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था इल्तुतमिश किया था। किसने के द्वारा पूरा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 7 प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री था। तो बलबन जो था ये नासरुद्दीन के प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था, नासरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, जो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स
एट जो प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करेंगे तो इल्तुतमिश था। कौन था फ्रेंड्स, इल्तुतमिश है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। 9 जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्योहार नैरोज का प्रवर्तन किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नैरोज का जो प्रवर्तन है किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा फ्रेंड्स, बलबन के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 10 प्रश्न। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि चहलगानी या फोटरी के रूप में विख्यात टर्की मासंतों की शक्तिकत को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था। यह भी प्रश्न मस्त है और ये प्रश्न एनसीईआरटी का है। ये प्रश्न फ्रेंड्स एनसीईआरटी का है। कौन भंग किया था फ्रेंड्स, बलबन किया था। कौन भंग किया था फ्रेंड्स, भंग करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो बलबन था। दिल्ली का सुल्तान बलबन था। नेक्स्ट देखिएगा 11 प्रश्न है फ्रेंड्स कि राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की थी, या जिसको हम लोग अल्तमस या इल्तुतमिश कहते हैं उसी का नाम है ना फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न 12 प्रश्न है कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, तुर्क था। कौन था फ्रेंड्स, तुर्क था, ठीक है। तो यहाँ पे सी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13 प्रश्न। 13 जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि दक्षिण विजय प्राप्त करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। बहुत सुंदर सा भयंकर सा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो किसे सौंपा था फ्रेंड्स, तो मलिक काफूर को सौंपा था। किसको, मलिक काफूर को सौंपा था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था, मलिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट देखिएगा 14 प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी फ्रेंड्स, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 15 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को बोला जाता है। किसे बोला जाता है फ्रेंड्स, तो अमीर खुसरो को बोला जाता है भारत का तोता। बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट 16 जो प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर भी जाजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। दिल्ली का सुल्तान अभी आप लोगों को फ्रेंड्स बताए हैं, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स ए ऑप्शन सही जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जाजिया लगाने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था वह तुगलक था। कौन था फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट देखिएगा 17 प्रश्न है कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में चमड़े की जो प्रतीक मुद्रा है फ्रेंड्स, यह शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 18 प्रश्न। 18 जो प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो उस वंश का नाम हो जाएगा तुगलक वंश। उस वंश का नाम है फ्रेंड्स तुगलक वंश, जो अधिक समय तक शासन किए थे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 19 प्रश्न है। 19 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। वह कौन सा सुल्तान था फ्रेंड्स जिसके द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था फ्रेंड्स। कौन था फ्रेंड्स, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है फ्रेंड्स। ओके इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिएगा 20 प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। यात्री इब्न बतूता कहां से आया था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना, सही आंसर मोरक्को, यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 21 प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था फ्रेंड्स। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा, बहलोल लोधी था, ठीक है। इसके आगे बात करने वाले हैं सूफी और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न। 22 प्रश्न है कि सूफी परंपरा में पीर, यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या है, पीर एक शब्द लिखा गया है। इसका पूछा गया क्या आशय है, पीर का क्या आशय होता है, तो पीर का जो आशय होता है सूफियों का गुरु होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखना होगा, सूफियों का गुरु होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बात करेंगे परंपरावादी शिक्षक से रिलेटेड प्रश्न है। 23 प्रश्न है कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। अमीर खुसरो जो था फ्रेंड्स एक संगीतज्ञ था, और कौन था भाई, वह तो सूफी संत भी था, ठीक है, ये भी सही जाएगा। फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान भी था अमीर खुसरो, इतिहासकार भी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन जाना चाहिए सही आंसर, ठीक है। आगे बात करेंगे
24 प्रश्न है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था। फ्रेंड्स मस्ट ये शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु सही जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 25 प्रश्न है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपभोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है फ्रेंड्स, तो असमिया का करेंगे सही आंसर, ए ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, मध्यकालीन और क्षेत्रीय राज्य से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम था। तो उनका जो नाम था संत तुकाराम था। क्या था फ्रेंड्स, संत तुकाराम नाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 27 प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था। संगम वंश ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, संगम वंश ने किया था। केवल आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, अगर आप वीडियो का आप लोग देखिएगा तो भाई आप लोग को बहुत कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 28 प्रश्न है कि 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली की यात्री का क्या नाम था। 1420 ईस्वी की बात किया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा निकोलो डी कांटी, निकोलो डी कोंटी सही जाएगा। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य से आने वाला इटली का जो यात्री का नाम था निकोलो डी कोंटी था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 29 प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी फ्रेंड्स, तो अमुक्त माल्यत, इसे सही करिएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा ना। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 30 प्रश्न है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम्पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, हम्पी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए 31 प्रश्न है फ्रेंड्स, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था, 1565 में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 32 प्रश्न है कि बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है, तो गोल गुंबज के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। इसके आगे बात करेंगे मुगल काल से रिलेटेड प्रश्न। 33 प्रश्न है कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनाया था फ्रेंड्स, तो राणा कुंभा ने बनाया था। किसने बनाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है, बी सही जाएगा। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 34, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर था। कौन था फ्रेंड्स, बाबर, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखिए 35 प्रश्न है कि बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण जो है किस भाषा में लिखे थे। तो किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में लिखे थे, क्योंकि बाबर ए तुजुक ए बाबरी से रिलेटेड भाई यहाँ पे बात कर रहा है, तो तुर्की भाषा में लिखा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी ऑप्शन जाना चाहिए सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 36 प्रश्न है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो फ्रेंड्स पानीपत की पहली लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा डी ऑप्शन। आगे देखिए फ्रेंड्स 37 जो प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन जाएगा सही। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 38 प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। ये भी अच्छा सा प्रश्न है, राजपूत राजा कौन था फ्रेंड्स, राणा सांगा था। कौन था फ्रेंड्स, राणा सांगा का नाम याद रख लीजिएगा। खानवा का जब युद्ध हुआ था तो बाबर के द्वारा जो पराजित किया गया था, राणा सांगा को पराजित किया गया था ना भाई। आगे देखेंगे 39 प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुआ था। बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, आगरा में हुआ था, ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 40 प्रश्न है कि 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध, मतलब युद्ध का नाम बताना है, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था फ्रेंड्स, तो कनौज के युद्ध के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पे सी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 41 प्रश्न है कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। अभी जस्ट बताएं कनौज का, ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन जाएगा सही। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 42 प्रश्न है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स 43 प्रश्न है कि काला नौर में आयु कितनी थी
राज अभिषेक के समय अकबर की। यहाँ पे प्रश्न इस तरह से है कि कालानौर में राज अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी, ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। तो 13 वर्ष के थे ना भाई, कितने वर्ष के थे, तो फ्रेंड्स 13 वर्ष के थे अकबर उस समय। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 44 प्रश्न है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदाउद्दीन के द्वारा किया गया था, बदाउनी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 46 प्रश्न है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। बहुत देखिए ये सवाल जो है ना, प्रश्न आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेली आप लोगों के लिए ले रहे हैं। हरि विजय क्या करना होगा, याद रखना होगा फ्रेंड्स। जैन विद्वान हरि विजय था जिसका अकबर जो था जिसका बहुत सम्मान करता था। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स 47 प्रश्न है कि दीन ए इलाही बनाने का मूल्य उद्देश्य क्या था। दीन ए इलाही बनाने का मूल्य उद्देश्य विश्व बंधुत्व था। क्या था फ्रेंड्स, विश्व बंधुत्व था। ठीक है, आगे देखिए 48 प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो अकबरनामा तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी सही जाएगा, अबुल फजल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके भाई, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिएगा यहाँ पे 49 प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो मनसबदारी प्रणाली जो है अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और एक आखिरी प्रश्न 50 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मतलब फतेहपुर जो सीकरी है ना वहां पे स्थित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। नहीं है तो मोती मस्जिद जो है फ्रेंड्स ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट रिवीजन हम लोग करेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 50 प्रश्न है, फटाफट हम लोग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलने वाली थी फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे तंग और टेढ़ी थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए ऑप्शन जाएगा ना बिल्कुल सही जाएगा, चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स ए ऑप्शन को सही करेंगे। आगे देखेंगे सेकंड प्रश्न। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जाते हैं। यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं फ्रेंड्स ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पाए जाते हैं मतलब किस नदी के तट पर है, इसको कह लीजिएगा, सीधा सीधी है रावी नदी के तट पर। इसके बाद फ्रेंड्स झेलम नदी, ब्यास नदी, और यहाँ पे बात करेंगे सतलुज यानी सतलज नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा ना रावी नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात किया है और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर है उसकी बात किया है कि किस नदी के तट पर है भाई, तो ये रावी नदी के तट पर है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन को सही करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड प्रश्न। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तमिल है, खरोष्टी लिपि है, अज्ञात लिपि है और ब्राह्मी लिपि है। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है। क्या मानी गई है, अज्ञात मानी गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। यानी मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल स्नान गृह। ठीक है, इसके बाद है धान्यागार, इसके बाद है फ्रेंड्स सी ऑप्शन मिल जाएगा स्तंभ 2 मंजिला मकान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी ऑप्शन जाएगा ना बिल्कुल सही जाएगा, धान्यागार इज राइट आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो धान्यागार को सही करिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन फ्रेंड्स सही जाएगा। तो जो भी साथी अभी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी में जुटे हुए हैं भाई, तो ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास हो रही है 7 PM में, आप लोग 7 PM में भी क्लास आज ये लाइव क्लास चलती है, आप लोग उसमें आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आगे देखेंगे फ्रेंड्स 5 प्रश्न। विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताएं हड़प्पा, इसके बाद है फ्रेंड्स लोथल, चनुहुद्रो, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। जो विशाल स्नानगार है ये जिसको हम लोग ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। इसके आगे बात करते हैं 6 प्रश्न। सिंधु घाटी के लोगों की एक निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। यहाँ पे तो प्रश्न दूसरा टाइप का आ गया है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए एक महत्वपूर्ण, यहाँ पे रचना होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे रचना होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे टाइप हो चुका है कि एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, यहाँ पे है बुद्ध और नरसिम्हा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन
बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण रचना की बात क्या है, स्टैट्यू की बात क्या है, तो फ्रेंड्स नृत्य करती हुई बालिका सही जाएगा। 7 प्रश्न है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट है 8 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? पतन नगर के मतलब होता है फ्रेंड्स बंदरगाह होता है, ठीक है। बंदरगाह होता है कालीबंगन, लोथल, रोपण, मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। सिंधु घाटी का जो पतन नगर माना जाता है, जिसको हम लोग बंदरगाह मानते हैं, यह कहाँ पे है? लोथल में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? लोथल में, लोथल। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 9 प्रश्न है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नातक सभ्यताओं में से किसकी जहाजी मालघाट था? किसकी जहाजी मालघाट था? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का, फारसी का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। किसका था फ्रेंड्स? सिंधु घाटी का था, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं, ये सारे जो प्रश्न है फ्रेंड्स एनसीईआरटी और प्लस में बात करेंगे, लुसेंट के प्रश्न का निचोड़ है, ठीक है। तो ये करना आप लोगों के लिए जरूरी है। बहुत सारे साथी हम आप लोगों को प्रश्न कराने में हर टॉपिक से कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, टाइप वाइज भी करा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 10 प्रश्न है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी ना, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी ताकत क्या थी फ्रेंड्स? कृषि था। ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है। व्यापार नहीं था। चाक पर बनाया गया और बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ये भी गलत है, ठीक है। बढ़ई गिरी, ये भी गलत जाएगा। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि था। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 11 प्रश्न है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा है? जो वैदिक आर्य हैं इनका मुख्य भोजन कौन सा है? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा, दूध और इसके उत्पाद। क्योंकि वैदिक आर्यों का जो उस समय भोजन था लोगों का, वह दूध था, और जो उसके उत्पाद थे ना, जो भोजन था खाने वाला, वह था फ्रेंड्स। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मतलब होता है अनाज, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से लाया गया था? फ्रेंड्स मस्त शानदार प्रश्न है। तो जौ, यहाँ पे क्या होगा भाई? जौ होगा, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। जई मतलब होता है राई, गलत जाएगा। गेहूं गलत जाएगा। ऑप्शन ए को सही करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 13 प्रश्न है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा चांदी का, नहीं भाई गलत जाएगा। सोना का, ये भी गलत जाएगा। लोहा का, नहीं। तांबा का फ्रेंड्स ये सही करिएगा, याद रख लीजिएगा। जो वैदिक जो लोग थे उस समय युग के, तो वह किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किए थे? तांबा का किए थे। किसका किए थे फ्रेंड्स? तांबा का किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे 14 प्रश्न है कि वेद, जो यहाँ पे शब्द देख रहे हैं वेद, ये इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, बुद्धिमत्ता होता है, कुशलता होता है, शक्ति होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। बुद्धिमत्ता गलत होगा, कुशलता भी गलत होगा, शक्ति भी गलत होगा। ज्ञान को सही करिएगा। यानी वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज होता है। ओके नेक्स्ट आगे देखिएगा यहाँ पे 15 प्रश्न है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के अवरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प जो है सही है? मतलब अवरोही क्रम की बात की है। दो तरह का क्रम होता है, एक होता है आरोही क्रम होता है, और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम से होता है कि हम लोग छोटा से, यानी छोटा से स्टार्ट करते हैं, बड़ा की ओर जाते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब इसका साथ होता है कि भाई हम लोग बड़ा से कहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स? तो बड़ा से छोटा की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यही पूछा गया है कि आर्य सभ्यता में जो मनुष्य के जो जीवन है, लाइफ है, वह उसका चरण बताना है। पहले कौन सा चरण था? मस्त शानदार सा प्रश्न है, ठीक है। अवरोही यानी सबसे पहले कौन सा चरण था? ब्रह्मचार्य, ठीक है। इसके बाद है गृहस्थ, वानप्रस्थ, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे संन्यास, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन की अगर बात करेंगे, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये गलत जाएगा। पहले ब्रह्मचार्य आने चाहिए, जो आप लोग ऑप्शन ए में देख रहे हैं। सी भी गलत जाएगा। ब्रह्मचार्य तो ठीक है, ठीक है। वानप्रस्थ यहाँ पे नहीं होगा। पहले भाई जो ब्रह्मचारी बनते थे तो वह गृहस्थ को त्याग करते थे, ठीक है। वानप्रस्थ होते थे और सन्यासी बन जाते थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है, ठीक है ना।
तो ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे सही पूछा गया तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 प्रश्न है कि आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों भाई? वह जो थे आर्य के जो लोग थे वह अपने संघर्षों में सफल रहे थे। क्या? क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग किया था। नहीं भाई, यहाँ पे बड़े पैमानों पर हाथियों का प्रयोग नहीं किया था, गलत जाएगा। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। नहीं, अधिक लंबे और अधिक बलवान नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से नहीं भाई, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से बिलोंग नहीं करते थे। डी ऑप्शन की बात करेंगे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। बिल्कुल सही बात यहाँ पे कर रहा है कि जो आर्य थे, आर्यों पूर्वी के साथ अपने संघर्ष जो युद्ध हो रहा था भाई, संघर्षों में सफल रहे थे। क्यों सफल रहे थे? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए भाई वह सफल रहे थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि आप लोग प्रश्न देखें कैसे है ना। 17 प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में तो शिक्षा पर नहीं भाई, जन्म पर नहीं, नहीं फ्रेंड्स, व्यवसाय पर बिल्कुल हाँ जी, ये सही ऑप्शन जाएगा जी, सी ऑप्शन, ठीक है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ये किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित था। किस पर फ्रेंड्स? व्यवसाय पर, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, 18 प्रश्न है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था फ्रेंड्स, ठीक है। ये अच्छा सा प्रश्न है। सर विलियम जोन्स नहीं, ये नहीं कहते भाई, एच विल्सन नहीं कहते, मैक्स मुलर बोले थे, ये सही जाएगा। यानी बात करेंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही जाएगा। याद रख लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे कोटेशन के तौर पे हम आप लोगों को ले रहे हैं क्लास और प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला जो पहला यूरोपियन था ना, जिसका नाम था मैक्स मुलर, ठीक है। नेक्स्ट 19 प्रश्न है कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां पे है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती उत्तर प्रदेश, गलत। बंगाल, गलत। सप्त सिंधु बिल्कुल सही जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा, सप्त सिंधु। नेक्स्ट 20 प्रश्न है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उन्हें क्या कहते थे? बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, मस्त और ये शानदार प्रश्न है। जो वैदिक युग में जो राजा होते थे वह अपनी जनता से कर यानी टैक्स वसूलते थे, उस समय उसको बलि कहा जाता था। क्या बोला जाता था फ्रेंड्स? उसको बलि बोला जाता था। विदथ गलत जाएगा, वर्मन दूसरा हो जाएगा, कर यानी कर तो पूछा गया, कर नहीं बोला जाएगा, टैक्स हो। इसके आगे नेक्स्ट 21 प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? यजुर्वेद से नहीं भाई, ऋग्वेद से लिया गया है। अथर्ववेद गलत जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। यानी प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 22 प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? यहाँ पे सत्यमेव जयते है फ्रेंड्स, ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से नहीं भाई, ये गलत जाएगा। मत्स्य पुराण से गलत हो जाएगा, भगवत गीता से गलत जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत अच्छा सा फ्रेंड्स, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है फ्रेंड्स? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय या एकलव्य को चुनौती दी गई थी? बहुत अच्छा सा, सुंदर सा यह प्रश्न है। घोषा नहीं भाई, गलत जाएगा। गार्गी को दिया गया था। अपाला, मैत्रेय, गार्गी, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म से यहाँ पे रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। 24 प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध देखेंगे ज्ञात्रिक नहीं भाई, शाक्य वंश से थे, तो ये ऑप्शन गलत जाएगा। बी की बात करेंगे मौर्यंश, ये भी गलत जाएगा। हाँ, सही ऑप्शन जाएगा यहाँ पे शाक्य वंश, सी को सही किया जाएगा, ठीक है। बुद्ध जो थे फ्रेंड्स ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित किया गया था। वैशाली गलत जाएगा, ठीक है। कश्मीर यहाँ पे गलत जाएगा, राजगिरी सही जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 26 से प्रश्न है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान की दी है। यानी बौद्ध साहित्य की पहचान करना है, तो भाई उपनिषद नहीं होता है, अंग भी नहीं जाएगा, आरण्यक नहीं जाएगा, त्रिपिटक को सही करिएगा, ऑप्शन ये सही जाएगा। बौद्ध साहित्य की पहचान करेंगे होता है। नेक्स्ट 27 प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध ने अपना प्रवचन दिए थे सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ ने सबसे पहले अपना उपदेश दिए थे बुद्ध भगवान, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट
28 प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में कहाँ प्रकट हुए थे। बहुत अच्छा सा यह सुंदर सा प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में कहाँ पे प्रकट हुए थे। हड़प्पा काल में? नहीं भाई, गलत जाएगा। उत्तर वैदिक काल में? नहीं फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में जो है ये सिक्के नहीं बने थे। ठीक है, बुद्ध के काल में बात करेंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, सी को सही किया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 29 प्रश्न है कि प्रारंभिक बौद्ध जो है, प्रारंभिक बौद्ध है धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, किसमें की गई थी, ये प्रश्न है। ठीक है, अब प्राकृत पाठ में, ठीक है फ्रेंड्स बताइएगा, प्राकृत पाठ में, पाली पाठ में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा सही आंसर। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी, तो पाली पाठ में किया गया था। किसमें? पाली पाठ में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 30 प्रश्न है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स बुद्ध को प्रबोध जो है कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे सारनाथ गलत जाएगा, प्रबोध प्राप्त हुआ था गया में, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, बोध गया। कपिल वस्तु गलत, राजगिरी भी गलत जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 31 प्रश्न है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाता है। त्रिपिटक या उस समय आप लोगों को पता है त्रिरत्न बोला जाता है, बुद्ध धम्म और संघ बोलकर त्रिरत्न बोला जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। त्रिवर्ग गलत जाएगा, त्रिसर्ग त्रिमूर्ति गलत जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न है। 32 है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा सा सुंदर सा मस्त शानदार सा प्रश्न है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार वाली छत यानी अर्धगोलाकार संरचना को क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्तूप बोलते हैं। शांति स्तूप है ना, गाया में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, गाया में है शांति स्तूप, बुद्ध भगवान का है सबसे लंबा। यहाँ पे 33 प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व हुआ था ना फ्रेंड्स, 483 ईसा पूर्व, ए ऑप्शन सही जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स 483 क्या होगा भैया, 483 होगा, 438 नहीं होगा, 453 भी नहीं होगा, 468 भी नहीं होगा, क्या होगा, तो 483 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 34 है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है फ्रेंड्स महावीर को। गौतम तो गलत जाएगा, हाँ यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, महावीर को। चंद्रगुप्त नहीं माना जाता है, अशोक को भी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट अगला जो फ्रेंड्स प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किए थे। कहाँ पे प्राप्त किए थे, तो पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी यहाँ पे फ्रेंड्स जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए को सही करिएगा, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी कहाँ पे है भाई, तो ये नालंदा गया हो जाएगा ना, बिहार में। इसके आगे बात करते हैं 36 प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं भाई। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, तो जैन साहित्य की बात बोला है तो उसको आगम बोला जाता है। त्रिपिटक नहीं बोला जाता है, वेद भी नहीं बोला जाता है, आर्य सूत्र भी नहीं बोला जाता है, आगम याद करिएगा फ्रेंड्स, डी सही जाएगा। ठीक है, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, आगम बोला जाता है। नेक्स्ट 37 प्रश्न है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो श्रवणबेलगोला में स्थित है। रामेश्वरम गलत, कांचीपुरम गलत, मदुरई गलत, यहाँ पे डी सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है भाई ये कहाँ पे है, श्रवणबेलगोला में है। नेक्स्ट यहाँ पे 38 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। मगध में किसका विशाल भंडार था भाई, तो लोहा का था। मगध की बात किया है ना यहाँ पे पूर्व मगध में, तो लोहा का सबसे विशाल भंडार था फ्रेंड्स। एफी, इसका संकेत एफी होता है ना। तांबा गलत, टीन गलत, लेड गलत, लौ सही जाएगा, डी सही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे 39 प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, मगध था। कौशल गलत कही, मगध सही जाएगा। ठीक है, मगध का याद रख लीजिएगा, पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, मगध किया था राज। ठीक है, यहाँ पे 40 प्रश्न है कि हेरोडोटस को क्या माना जाता है। हेरोडोटस को फ्रेंड्स क्या माना जाता है, तो इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है फिर फ्रेंड्स, इतिहास का जनक किसे माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस। नेक्स्ट 41 प्रश्न है कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने कहां पे लड़ाई लड़ी थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, अलेक्जेंडर और मतलब सिकंदर और पोरस ने भाई ये कहां पे
लड़ाई लड़ी थी, तो हाइडो स्पीच, ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा हाइडो स्पीच में। इसके आगे बात करेंगे 42 है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम बताना है, कि फ्रेंड्स यहाँ पे सही जाएगा कौन सा आंसर, कालक्रम की बात किया है तो पहले हर्यक वंश आता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये पहले जाएगा, ठीक है, पहले हर्यक वंश यानी चौथा जाएगा। इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, दूसरा सही जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद बात करेंगे तो ओके भाई ठीक है फ्रेंड्स, एक बार क्लास को एक बार फ्रेंड्स क्लास की वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे भाई, उस वीडियो की इस वीडियो को ना आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे लेक्चर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान में रखिएगा भाई, आप लोग इस बार क्लास की सेशन को एक बार जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे नंद और इसके बाद क्या होगा मौर्य, तो सी ऑप्शन को सही करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ओके भैया, आगे बात करते हैं। यहाँ पे 43 प्रश्न है कि महाभाष्य किसने लिखा था, महाभाष्य किसने लिखा था, गार्गी ने लिखा था, नहीं, मनु नहीं, बाण नहीं, पतंजलि को सही करिएगा, पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, 44 प्रश्न है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो फ्रेंड्स वह थी संस्कृत। कौन था फ्रेंड्स, वह था संस्कृत। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे 45 प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन निकाला था फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य निकाला था। 46 प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे थे, तो अपने अंतिम दिन गुजारा था श्रवण बेलगोला में, ठीक है, तो डी सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम भैया देवा नाम प्रियदर्शी था, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो मौर्य राजा अशोक, ठीक है, मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 48 प्रश्न है कि किस शिला राजा देश ने, किस शिला राजा देश ने अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मास्की राजा देश नहीं भाई, शिला राजा देश यहाँ पे बात करेंगे जो 13वां हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 49 प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, यूनानी राजदूत कौन था फ्रेंड्स, कौटिल्य नहीं था, मेगास्थनीज था, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था फ्रेंड्स, मेगास्थनीज। और सबसे आखिरी लास्ट प्रश्न है, इंडिका जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। टॉलमी गलत जाएगा, बी ऑप्शन सही जाएगा मेगास्थनीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे प्रश्न जो थे लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न थे। कैसा क्लास लगा जरूर आप कॉमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं शाम को वाली क्लास में, तो आज के लिए थैंक यू।